नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हर खबर आप तक पहुंचाते हैं। तो पहली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर प्रयागराज से है, जहां महाकुंभ हादसे की जांच के मामले में न्यायिक आयोग की 3 सदस्यीय टीम सर्किट हाउस पहुंची और अधिकारियों के बयान दर्ज किए गए। किस तरह के बयान दर्ज किए गए हैं, इस पर ज्यादा जानकारी देना हमारे संवाददाता शोएब रिजवी। महाकुंभ के मौके पर हुई भगदड़ में 30 लोगों की जान के मामले में अब न्यायिक आयोग एक बार फिर संगम नगरी प्रयागराज पहुंचा है। बाकायदा 3 दिन तक वो ये यहाँ पर रहेगा। जो घटना हुई थी उसकी पूरी जांच न्यायिक आयोग कर रहा है। चूँकि जब मौनी अवसर पर यह घटना हुई थी तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 सदस्यीय एक रिटायर्ड जज के नेतृत्व में टीम गठित की थी, जो इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। पहले से 1 महीने में अपनी रिपोर्ट दाखिल करनी थी, फिर समय सीमा बढ़ा दी गई है। अब 2 महीने में इसको अपनी रिपोर्ट दाखिल करना। उसी सिलसिले में आज जांच आयोग की टीम संगम नगरी पहुंची है। सर्किट हाउस में मेले से जुड़े तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद थे। अब जांच टीम उनसे पूछताछ कर सकती है, उनके बयान ले सकती है, साथ ही साथ कुछ लोगों को नोटिस करके भी पूछताछ के लिए बुला सकती है। और इसके अलावा जो घटना स्थल है, यानी संगम क्षेत्र में जहां पर भगदड़ हुई थी, उसका भी दोबारा निरीक्षण कर सकती है। इससे पहले भी निरीक्षण किया था। तो ये कहा जा सकता है कि अब जांच टीम तेज़ी दिखा रही है, क्योंकि अब समय सीमा ख़त्म हो रही है और जल्द ही अपनी उसको रिपोर्ट देना है। उस आधार पर अब जांच टीम यहाँ 3 दिनों तक रहेगी और तमाम उस महाकुंभ से जुड़े अधिकारियों से उस घटना के संदर्भ में पूछताछ बातचीत हो सकती है। साथ ही साथ उनके बयान दर्ज हो सकते हैं। फिलहाल अब ये देखना होगा कि जांच टीम क्या कुछ इस पे अपनी रिपोर्ट देती है, किस तरह से इसको जांच को आगे बढ़ाती है। हालांकि जिस तरह से अब वो अधिकारियों से बातचीत कर रही है, उनसे बयान दर्ज कर रही है, उसके बाद घटना के भी निरीक्षण की उम्मीद की जा रही है। 3 दिनों तक चूँकि रहेगी और इस बीच में कुछ लोगों से उनके बयान दर्ज करने के लिए नोटिस भी कर सकती है। तो अब उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस पर रिपोर्ट आए, क्योंकि महाकुंभ एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ था जिससे देश दुनिया में चर्चा हुई थी। लेकिन मौनी अवस्था की घटना के बाद इस पर कई सवाल उठे थे, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने बाकायदा जांच आयोग गठित किया था 3 लोगों का। अब वो जांच आयोग अपनी तेजी से जांच को आगे बढ़ा रहा है। कैमरामैन सचिन प्रजापति के साथ शोएब। बढ़ते अगली खबर की ओर। संभल की शाही जामा मस्जिद में रंगाई पुताई के मामले में एएसआई के वकील ने एएसआई की रिपोर्ट के बारे में मस्जिद कमेटी द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर अपना जवाब दाखिल किया है। इसको लेकर कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, बता रहे हमारे संवाददाता शोएब रिजवी। संभल की विवादित शाही मस्जिद विवाद मामले में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में एएसआई की तरफ से भी अपनी जो जवाब है वो दाखिल किया गया है। दरअसल मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो मस्जिद कमेटी है उसकी तरफ से रमज़ान से पहले मस्जिद की रंगाई पुताई की मांग की गई थी, जिस पर बाकायदा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 3 सदस्यीय टीम गठित करके वहाँ की जांच करके रिपोर्ट देने को कहा था। और एएसआई ने उसी जांच के बाद जो अपनी रिपोर्ट दी उसमें ये कहा गया कि मस्जिद को बहुत पुताई की ज़रूरत नहीं है और उसी सिर्फ सफाई की ज़रूरत है, और वो सफाई कार्य एएसआई की तरफ से कराया जा रहा है। लेकिन मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये ज़रूर राहत दी थी कि वो अगर इस बात से संतुष्ट न हो तो वो अपना जवाबी हलफनामा दाखिल कर सकते हैं। और मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये जवाबी हलफनामा दाखिल किया गया था, जिसके जवाब के लिए एएसआई को टाइम दिया गया था। और आज एएसआई ने भी अपनी जवाब जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से आपत्ति दर्ज कराई गई है उस पर दाखिल कर दिया है। अब इस मामले में 12 मार्च को सुनवाई होगी। चूँकि रमज़ान महीने से पहले मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया था कि मस्जिद की पुताई रंगाई होती है, लेकिन एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर फ़िलहाल ये अनुमति नहीं दी गई थी। अब जो रिपोर्ट है उसको मुस्लिम पक्ष ने चैलेंज किया है। उसके जवाब में एएसआई ने भी अपनी आपत्तियां दाखिल की हैं, जवाब दाखिल किया है। अब 12 मार्च को इस मामले में कोर्ट क्या कुछ रुख अख्तियार करता है, क्या निर्णय करता है, और दोनों की जो एफिडेविट जमा हुए हैं, दाखिल हुई हैं, उस पर कोर्ट क्या फैसला करता है, इसका इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि जिस तरह से मुस्लिम पक्ष अब ये मांग कर रहा है कि समय बीत रहा है और ऐसे में हाईकोर्ट इस पर जल्द अपना फैसला सुना सकता है। कैमरामैन सचिन प्रजापति के साथ शोएब रिजवी, प्रयागराज। खबर दिल्ली से है, जहां जंतर मंतर पर कांग्रेस महिलाओं ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। क्या कुछ है पूरा मामला और क्या कुछ महिलाओं ने प्रदर्शन में किया है, बता रहे हमारे संवाददाता अजय चौहान।
कांग्रेस ने बहुत प्रदर्शन किया है। मोदी सरकार से मांग के 33% जो आरक्षण है वो लगातार कहीं न कहीं दिया जाए और सदन के अंदर जिसके साथ सदन भी चल रहा है उसको लेकर दिल्ली के जनता में महिला अलका लामा यहाँ मौजूद है। उनके साथ काफी संख्या में जो महिलाएं हैं उनका कहना है कि जल्द से जल्द जो मोदी सरकार की तानाशाही है उनका हक उन्हें देना चाहिए। क्योंकि लगातार पिछली बार सदन में भी यही कहा गया था कि कहीं ना कहीं जो महिला को आरक्षण वो नहीं दिया गया, लेकिन इस बार जोर शोर के साथ यहाँ आवाज उठाई गई है। देखना होगा क्योंकि पूरा बैरिकेड ब्लॉक कर दिया, बैरिकेड कर बैठी हुई है, पुलिस फोर्स लगी हुई है ताकि महिलाएं बैरिकेड पार न कर सके। क्योंकि लगातार उनकी जो तख्तियां हैं उनको अलग अलग हिसाब से लगी हुई है, उनके सबके नाम लगे हुए हैं कि हमारा हक हमें मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार को उसका काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। यानी कहीं ना कहीं जो महिला का आक्रोश देखने को मिला है वो हर जगह से महिलाएं आई हुई है और हर जगह से यानी हर राज्य से आई हुई है। कर्नाटक की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, दिल्ली की बात करें, हिमाचल की बात करें, कहीं ना कहीं जो इस समय अलका लामा बिल्कुल जा रही है, बैरिकेड की तरफ जा रही है। देखिए पुलिस से जो इस समय पहुंची हुई है, आप देखने होगा कि आखिरकार क्या इनकी मांगे है, क्या रहेंगी और किस तरह से ये लोग आगे की कार्रवाई करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। दिल्ली से अजय कुमार। खबर रायपुर से है, जहां धर्मांतरण का बड़ा खेल चल रहा है, जिसमें धर्मांतरण की शिकायत को लेकर जमकर बवाल हुआ। क्या कुछ है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता प्रदीप महेश्वरी। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण और मतांतरण आम बात है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में भोले भाले लोग यहाँ पर गांव में लोग निवास करते हैं और ये धर्मांतरण करने वाले विशेष समुदाय के लोग इनको प्रलोभन देकर इनके धर्मांतरण कराते हैं। कई बार जैसे जादू टोना, दवाई देकर, शिक्षा का लालच देकर किया जाता है। जैसे कि गाँव में जब थोड़ा सा शिक्षा के कारण हम लोग बीमार रहते हैं, उनकी गरीबी होती है, गरीबी को देखते हुए उनका फायदा उठाते हुए कुछ लोग धर्मांतरण कराते हैं। लगातार हिंदू संगठन बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और महिला वाहिनी के द्वारा प्रचार प्रसार करके इन जो धर्मांतरण करने वालों के खिलाफ कई बार थाने में शिकायत की गई और FIR भी दर्ज हुई, परंतु धर्मांतरण छत्तीसगढ़ में रोकने का नाम ही नहीं ले रहा है। आज ऐसी एक वाकया रायपुर में हो गया जहां टाटीबंध में 100 से अधिक लोगों का धर्मांतरण जब किया जा रहा था। जैसी खबर विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल के लोगों को पड़ी, वहां पर लोग पहुंचे। जब वहां पर पहुंचते जब देखे वहां पर 100 लोग से अधिक लोग का धर्मांतरण किया जा रहा है तो बात बिगड़ी और दोनों तरफ से झड़प हुई और पत्थरबाजी होने लगी। कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। क्षतिग्रस्त होने के बाद पुलिस को आना पड़ा, पुलिस फोर्स को आना पड़ा और दोनों ओर से FIR दर्ज हुई। आपको बता दें कि यहाँ पर गरीबी के और बीमारी के कारण यहाँ पर प्रार्थना सभा की जाती है। प्रार्थना सभा करने के बाद ये विशेष समुदाय के लोगों का धर्मांतरण करते हैं। धर्मांतरण करने बताते हैं कि ये प्रार्थना करने से आप बीमारी ठीक हो जाएगी, आपकी गरीबी दूर हो जाएगी, आपको ये हो जाएगा। इसी प्रकार के कई प्रलोभन देकर ही यहाँ पर धर्मांतरण किया जाता है। तो निश्चित है कि लगातार धर्मांतरण को रोकने के लिए यदि मान लो कोई सामाजिक संगठन काम कर रहा है तो निश्चित सरकार को चाहिए कि ऐसे कठोर कानून जैसे कि मध्य प्रदेश में आया हुआ है नया कानून के धर्मांतरण करने वालों को फांसी की सजा दी जाएगी या आजीवन कारावास की। इस प्रकार जब तक कानून छत्तीसगढ़ में नहीं आएगा तो धर्मांतरण बिल्कुल नहीं रुक पाएगा, क्योंकि यहाँ के भोले भाले लोग को अलगन प्रलोभन देकर यदि इस प्रकार का धर्मांतरण कराया जाता है तो निश्चित ही कि हिंदू समुदाय का लोगों को, गरीबी लोग को इस प्रकार का ज्यादा देखा गया है तो धर्मांतरण हो रहा है। मैं इंडिया वाइस के लिए बड़ौदा से। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, जिसको लेकर तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ सचिवालय में बैठक की है। बैठक में क्या कुछ अहम फैसले लिए गए हैं, बता रहे हमारे सहयोगी धनराज गर्ग। आपको बताते चले कि उत्तराखंड की जो ऐतिहासिक चारधाम यात्रा है वो जल्द ही शुरू होने वाली है, यानी कि 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। और इसके साथ ही आप देखिएगा कि जो बैठकों का दौर है वो उत्तराखंड के अंदर लगातार चारधाम यात्रा को लेकर जारी है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से एक समीक्षा बैठक की गई है जिसमें चारधाम यात्रा को लेकर चर्चा की गई है और जिसमें सभी अधिकारियों को बुलाया गया था और सभी अधिकारियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह की दिक्कत श्रद्धालुओं का न हो, उसके लिए तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त किया जाए, चाहे वो सड़कों की व्यवस्थाएं हो या स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हो या पीने के पानी की व्यवस्थाएं। यानी कि कहा जा सकता है कुल मिलाकर कि यात्रियों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, उसके लिए तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त करने के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिए गए हैं। लेकिन वही देखिएगा कि एक सबसे बड़ी पहल इस बार ये की गई है कि जो आधार कार्ड है, यानी कि आप यदि रजिस्ट्रेशन चारधाम यात्रा के लिए कर रहे हैं तो आपको आधार कार्ड का नंबर देना अनिवार्य होगा, तभी आपका रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। और इसके साथ ही एक वीआईपी कल्चर की यदि मैं यहाँ पर बात करूँ तो वीआईपी कल्चर को भी ख़त्म करने का संदेश कहीं ना कहीं बीकेटीसी की तरफ से दिया गया है, क्योंकि 2023 में बीकेटीसी की तरफ से कहीं ना कहीं जो वीआईपी दर्शन करना चाहते हैं उनको 300 रुपये शुल्क देकर कहीं ना कहीं वो दर्शन कर सकते थे और इससे काफ़ी फायदा भी कहीं ना कहीं बीकेटीसी को हुआ था। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं एक संदेश देने का काम बीकेटीसी की तरफ से किया गया है कि जो वीआईपी कल्चर है, जो शुल्क लगाया जाता था उसको निःशुल्क किया गया है, यानी कि जो वीआईपी लोग हैं वो भी लाइन में लगकर ही दर्शन करेंगे। तो कहा जा सकता है कि वीआईपी कल्चर को खत्म करने का संदेश उत्तराखंड से देने की कोशिश बीकेटीसी ने की है। और वहीं देखिएगा कि यातायात की व्यवस्थाओं को लेकर भी तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त करने के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने सभी अधिकारियों को दिए हैं। इंडिया वॉइस धनराजकर, देहरादून। खबर झांसी से है, जहां कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी दौरे पर रहेंगे, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का किस वक्त क्या प्रोग्राम है, सारी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता शेख गुल मोहम्मद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा कल झांसी का रहेगा। कल दोपहर 12:10 पर पुलिस लाइन के हेलीपैड पर उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा, जिसके बाद झांसी स्मार्ट सिटी द्वारा बनाए गए नवनिर्मित अस्पताल और पैथोलॉजी लैब का उनके द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। वहीं उसके बाद झांसी स्पेस म्यूजियम का उनके द्वारा अवलोकन किया जाएगा, जिसके बाद वे झांसी के क्राफ्ट मेला मैदान के ग्राउंड पहुंचेंगे, जहां पर सभा को 1 घंटे वो संबोधित करेंगे। वहीं उसके बाद झांसी सर्किट हाउस पहुंचकर विश्राम करने के बाद वह झांसी कमिश्नर सभागार पहुंचेंगे, जहां पर 3 जिलों के अधिकारियों के साथ बैठकर समीक्षा बैठक करेंगे। वहीं उसके बाद लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। झांसी से इंडिया वॉइस के लिए शेख गुल मोहम्मद की रिपोर्ट। खबर कुशीनगर से है, जहां इंडिया वॉइस की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। दरअसल अवैध शराब की तस्करी पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कितने शराब जब्त की है और कितने लोगों को गिरफ्तार किया है, बता रहे हमारे सहयोगी अनुराग तिवारी। कुशीनगर में लगातार इंडिया वॉइस की खबर का असर देखने को मिल रहा है और यूपी से बिहार जाने वाली अवैध शराब पर पुलिस की कार्रवाई जारी है। कुशीनगर में शराब तस्करों पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। अगर हम बात करें खड्डा थाना क्षेत्र की, तो बीते 10 दिनों में पुलिस ने लगभग 27 लाख रुपए के अवैध शराब को वाहन सहित जब्त कर लिया है। तो इसी के साथ 8 तस्करों पर भी पुलिस ने कार्रवाई कर दी है। बीते दिनों से लगातार हमने खबर दिखाया था कि किस तरीके से यूपी से बिहार में अवैध शराब की तस्करी की जा रही है और इस तस्करी का एक ऑडियो भी सामने आया, जिसके बाद इस खेल से पर्दा उठ गया था। बीते कल के दिन की अगर हम बात करें तो बरवा रतनपुर में स्थित ईंट भट्टे से 18,50,000 रुपए के वाहन सहित अवैध शराब को स्वाट टीम और खड्डा थाने की पुलिस टीम के द्वारा जब्त कर लिया गया। संयुक्त कार्रवाई में कहीं ना कहीं पुलिस को यह एक बड़ी सफलता हाथ लगी है और इसके बाद से अवैध शराब की तस्करी करने वाले तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। पूरा एक सिंडिकेट बना करके यह माफिया यूपी से बिहार में अवैध शराब को भेजते थे और दुगनी कीमतों में बेचकर एक मोटी अवैध कमाई किया करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस अब लगातार इन पर कार्रवाई कर रही है। एक बड़े शराब व्यवसायी का भी नाम इस तस्करी में लगातार सामने आ रहा है। कुशीनगर से इंडिया वॉइस के लिए अनुराग तिवारी। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रिपोर्टर लाइव में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर गाजीपुर से है, जहां मीट दुकानदार ने विधायक को ओपी श्रीवास्तव के खिलाफ थाने में तहरीर दी है, जिसमें मीट दुकानदार ने विधायक पर आरोप लगाए हैं। क्या कुछ आरोप लगाए हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। की राजधानी लखनऊ के पूर्वी विधानसभा के बीजेपी विधायक ओपी श्रीवास्तव पर बड़ा आरोप लगा है। मीट दुकानदार रईस अहमद ने आरोप लगाया है कि बीजेपी विधायक ने उससे दुकान चलाने के नाम पर साल भर में 10 लाख रुपए की डिमांड किया है और डिमांड न पूरी होने पर फर्जी मुकदमे में फंसा देने की धमकी दी है। फिलहाल इस मामले में बीजेपी विधायक ओपी श्रीवास्तव ने सफाई दिया है और कहा है कि सारे आरोप बेबुनियाद है। दरअसल राजधानी लखनऊ के पूर्वी विधानसभा के मीट दुकानदार रईस अहमद अपने साथियों के साथ थाने पहुंच गए, जहां पर रईस अहमद ने तहरीर दिया कि बीजेपी विधायक ओपी श्रीवास्तव ने उसे बुलाकर साल भर में 10 लाख रुपए देने की मांग किया है। रुपए न देने पर फर्जी मुकदमे में जेल भिजवाने की धमकी भी दी गई। हालांकि तहरीर पर
पुलिस छानबीन में जुट गई, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी विधायक का कहना है कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं। वहीं इन सब के बीच पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने डीजीपी को पत्र भेजकर बीजेपी विधायक ओपी श्रीवास्तव पर मुकदमा दर्ज कराए जाने की मांग किया है। गर्म है। सहयोगी राहुल पाठक के साथ आसिफ बेग, इंडिया वाइज। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा का सीतापुर के पत्रकार हत्याकांड को लेकर बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ बयान दिया है, बता रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। के सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड को लेकर सियासी पारा बेहद हाई है। समाजवादी पार्टी ने पत्रकार हत्याकांड को लेकर योगी सरकार को घेरा है और यहां तक कह डाला है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। दरअसल बीते दिन यूपी के सीतापुर जिले में पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड के बाद जहां पत्रकारों में रोष है, वहीं सियासी पारा भी हाई देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार को कानून व्यवस्था को लेकर घेरा है। सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि यूपी में जंगल राज कायम है, यहाँ कानून व्यवस्था न के बराबर रह गई है। खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दें संवाददाता अमान। लखनऊ में एक बार फिर से बिल्डोजर की कार्रवाई देखने को मिली है। राजधानी लखनऊ के विकास प्राधिकरण के जोन 2 में आईटी सिटी परेठा में जहां एक तरफ अवैध प्लाटिंग पनप रही थी, वहीं जोन 2 के जो जोनल अधिकारी हैं शशि भूषण पाठक, वो मौके पे अपनी टीम लेके पहुंचे और जो अवैध रूप से प्लाटिंग थी उस प्लाटिंग के ऊपर बिल्डोजर की कार्रवाई करने के साथ साथ उस पूरी प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया। आपको बता दें, राजधानी लखनऊ में लगातार अवैध प्लाटिंग और अवैध निर्माण को लेके जहां लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो वीसी हैं प्रत्नेश कुमार, वो लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, तो वहीं जो लखनऊ विकास प्राधिकरण के वीसी की जो टीम है, जो जोनल अधिकारी हैं, वो भी लगातार अपनी टीम के साथ एक्शन मोड में कमर कसे नजर आ रहे हैं। ये पूरा मामला जोन 2 के आईटी सिटी परेठा का बताया जा रहा है, जहां पे 10 बीघा प्लाटिंग जो अवैध रूप से की जा रही थी। वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां यूपी कैबिनेट में 19 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। कौन कौन से यह प्रस्ताव हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता पुनीत मोहन। होली से पहले आयोजित हुई योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में 19 प्रस्ताव रखे गए थे और 19 के 19 प्रस्तावों पर योगी सरकार की कैबिनेट ने अपनी मोहर लगाई है। इसमें कई योजनाएं ऐसी हैं जो प्रदेशवासियों के लिए एक सौगात के रूप में सामने आई हैं। इस प्रस्ताव में बलिया में मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय चित्तू पांडे के नाम पर होगा। इस मेडिकल कॉलेज में स्वर्गीय चित्तू पांडे की प्रतिमा भी लगाई जाएगी और इस भूमि को बलिया जेल से लिया गया है। 14.50 एकड़ की ये भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तांतरित कर दी गई है और जल्द ही बलिया वालों को मेडिकल कॉलेज मिलेगा। इसके साथ ही लखनऊ में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ नोड 2 में 0.80 हेक्टेयर भूमि डीटीएस फैसिलिटी के लिए, टेस्टिंग फैसिलिटी के लिए एक केंद्र बनाए जाने प्रस्तावित था, उस पर भी योगी सरकार ने अपनी मोहर लगा दी है। इसके खबर गाजियाबाद से है, जहां निजी सोसाइटी में रहने वाली युवती ने एफआईआर दर्ज कराई है। आवारा कुत्तों को लेकर हुए विवाद के बाद एफआईआर दर्ज कराई गई है। आखिर क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता प्रथम चौधरी। गाजियाबाद में थाना नंदग्राम क्षेत्र में राजनगर एक्सटेंशन की एक महिला ने सोसाइटी के लोगों पर आरोप लगाया है कि 300 से 400 लोगों ने छेड़खानी में मारपीट की है। आपको बता दें कि 3 दिन पहले आवारा कुत्तों को लेकर महिला और सोसाइटी के लोगों के बीच में झड़प व मारपीट हो गई। इसी के साथ आज थाना नंदग्राम क्षेत्र में महिला ने 300 से 400 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। अब देखना ही होगा कि थाना नंदग्राम पुलिस इसमें क्या कुछ कार्रवाई करती है। मैं प्रथम चौधरी, इंडिया वॉइस, गाजियाबाद।
खबर हापुड़ से है, जहां पत्रकारों ने सीतापुर जिले में हुई पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम हापुड़ डीएम और एसपी को ज्ञापन सौंपा है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता शक्ति ठाकुर। खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां आज हापुड़ के पत्रकारों ने हापुड़ डीएम और एसपी को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें, सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की बड़े ही निर्मम तरीके से 3 से 4 गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और अभी तक पुलिस हत्यारों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इसी को लेकर पत्रकारों में रोष है और इसी को लेकर आज हापुड़ के पत्रकारों ने डीएम और एसपी को ज्ञापन सौंपा है। मुख्यमंत्री के नाम दिए गए इस ज्ञापन में पत्रकारों ने मांग की है कि राघवेंद्र वाजपेयी के हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी हो और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। साथ ही पीड़ित परिवार के लोगों को मुआवजे में 2 करोड़ की धनराशि दी जाए, मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए। साथ ही पत्रकारों की मांग है कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए सरकार कड़े से कड़ा कानून बनाए, जिससे पत्रकार भयमुक्त होकर अपने काम को अंजाम दे सके। आपको बता दें, सीतापुर में इस तरीके से हत्या के बाद पत्रकारों में भय का माहौल है और इसी को लेकर प्रदेश में तमाम जिलों में अलग अलग पत्रकार साथी अधिकारियों को ज्ञापन दे रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द राघवेंद्र के हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इसी क्रम में हापुड़ के पत्रकारों ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम डीएम और एसपी को ज्ञापन सौंपा है। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर। खबर जौनपुर से है, जहां दरोगा विद्यासागर सिंह की गाड़ी में बैठकर दरोगा की वर्दी का मजाक बनाया जा रहा है। आखिर ये मजाक क्यों बनाया जा रहा है, मामला कहां का है, जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विवेक कुमार। जौनपुर में इंस्टाग्राम पर 2 युवकों द्वारा दरोगा की टोपी पहनकर रील बनाए जाने का मामला सामने आया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस के जिम्मेदार अधिकारियों ने जांच का आदेश दे दिया है। बताया जाता है कि केराकत के थाना गद्दी पुलिस चौकी के प्रभारी विद्यासागर के जो है दोनों युवक प्राइवेट कार खास बताए जा रहे हैं, जिनका नाम संदीप और शुभम है और इनकी इंस्टाग्राम से एक वीडियो वायरल होती है। वायरल वीडियो में संदीप और शुभम एक प्राइवेट कार में बैठकर फिल्मी व अन्य भोजपुरी गानों पर रील बनाते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें दोनों युवक दरोगा की टोपी पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। जब वीडियो वायरल होती है सोशल मीडिया पर, तो जब खबर मीडिया में आती है तो जिम्मेदार अधिकारियों जांच के आदेश देते हुए कार्रवाई की बात करते हैं। अब देखने वाली बात होगी खाकी को जो है धूमिल करने वाले दोनों युवकों पर क्या कार्रवाई की जाती है। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। खबर मेरठ से है, जहां सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो मारपीट का है। आखिर ये मारपीट क्यों हुई, कितने लोग मारपीट में घायल हुए हैं, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता शाहरुख। मेरठ में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक एक युवक को बेरहमी से उसके साथ मारपीट कर रहे हैं, लात कूचों से, ईंटों से मार रहे हैं बेरहमी से। ये वीडियो मारपीट की सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई। इसमें पुलिस ने संज्ञान लेते हुए 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, ये पूरा मामला थाना लोहिया नगर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। बता दें कि ये मामला 2 युवकों के बीच का वर्चस्व को लेकर के 2 महीनों से चला आ रहा है, जिसमें 2 आरोपियों को रात गिरफ्तार करने के बाद मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद ये बड़ा खुलासा किया है और आगे जो इनके गैंग के सदस्य हैं उनकी धरपकड़ के लिए पुलिस ने 2 टीमें भी लगाई हुई हैं। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए। खबर कौशाम्बी से है, जहां एक निजी स्कूली बस आग का गोला बन गई। बस में लगभग 40 छात्राएं बैठे हुए थे। आखिर ये आग कैसे लगी, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता इंतजार रजवी। कौशाम्बी में मंझनपुर जिला मुख्यालय चौराहे के पास आज एक निजी स्कूली बस में अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। बस में लगभग 40 छात्राएं सवार थे। विद्यालय बंद होने के बाद चालक बच्चों को उनके घर छोड़ने जा रहा था। आग लगते देख स्थानीय लोगों ने शोर मचाकर घटना की जानकारी चालक और क्लीनर को दी, जिसके बाद हरकत में आए चालक ने बस को सड़क किनारे खड़ी कर दिया और बच्चों को सकुशल बाहर निकाला। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। बस में अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया है। स्थानीय लोगों ने पानी बालू आदि से आग पर काबू पाया। आग बुझने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर आई, लेकिन तब तक आग बुझ चुकी थी। बच्चों के दूसरे वाहन से घर भेजा गया। फिलहाल आग बुझने से लोगों ने राहत की सांस ली है। इंतजार रिजवी, इंडिया वॉइस। खबर संभल से है, जहां कई इलाकों में जमकर रंग खेला जा रहा है। विवादित धर्मस्थल जामा मस्जिद के पास भी जमकर होली खेली गई। होली की मस्ती में लोग डूबे हुए नजर आ रहे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सतीश से। संभल की बात की जाए, शाही जामा मस्जिद के इलाके में होली खेली जा रही है। शांतिपूर्ण तरीका से होली खेली जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद है। बात की जाए ड्रोन द्वारा कैमरों से निगरानी की जा रही है। आसपास के इलाकों में जो सीसीटीवी कैमरे हैं उससे भी निगरानी की जा रही है। इसको जो पिछली बार
24 नवंबर को जो विवाद हुआ था शाही जामा मस्जिद में, जिसमें 4 लोगों की मौत हो चुकी थी, 29 पुलिस कर्मचारी घायल हुए थे। इसी को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने जो सतर्कता दिखाते हुए पहले फ्लैग मार्च निकाला और लोगों को समझाया गया है कि आप शांतिपूर्ण तरीक़ा से एकादशमी का जो त्यौहार है वो मनाया जाए। इसी को लेकर के वहाँ पर जो एसपी हैं उन्होंने एक आदेश है कि अगर मुस्लिम समाज की एक मीटिंग जोड़ी और मीटिंग के दौरान उनका कहना है कि अगर कोई मुस्लिम समाज पर ज़बरदस्ती कोई रंग डालता है, आप उसकी शिकायत करें। नज़दीकी थाने में जाकर शिकायत करने के बाद में वहाँ पर बताएं कि आपके साथ ये लोग जो अदव्यवहार करते हैं उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बात की जाए जिस तरह से लोगों में, और ये भी कहा गया है कि अगर मुस्लिम समाज के लोगों को कोई रंग से परहेज है तो वो घरों में से ना निकलें और जुम्मे की नमाज घर पर पढ़ें। और जिस तरह से सीओ का बयान आया, सीओ के बयान को लेकर के उनके लोगों का कहना है कि अगर रंग से किसी को कोई आपत्ति है और उन्हें रंग पसंद नहीं है, उनके धर्म को कोई ठेस पहुंचती है तो वो लोगों को घर में रहें, क्योंकि जो है जुम्मा 52 बार आता है और होली साल में 1 बार आती है। इसी को लेकर के योगी आदित्यनाथ का भी बयान आया था। उनका कहना है कि जो हमारे पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने सही कहा है और इसको लेकर बात की जा रही है। तो जिस तरह से यहाँ पर एकादशमी का जो जुलूस निकल रहा। खबर कन्नौज से है, जहां 12 लाख की नकली कोल्ड ड्रिंक जब्त करने का मामला सामने आया है। कंपनी के अफसरों ने नकली कोल्ड ड्रिंक पकड़ी है। पूरा मामला क्या है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राम ऋषि। कन्नौज के कलेक्ट्रेट में आज पंचायत सहायक कन्नौज कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले प्रदर्शन किया जोरदार। उसके बाद उन्होंने डीएम से मुलाकात की। डीएम से उनकी मांग थी कि 6,000 वेतन की जगह 26,000 हमारा वेतन किया जाए। अगर ये नहीं होता है तो आगे चल के बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें, उनकी ये जो मांग थी वो सही है या गलत, इस पर सारे जो अधिकारी विचार करेंगे, उसके बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। आपको बता दें, पंचायत सहायक सभी ब्लॉक के वहां पर मौजूद थे। अपने सहयोगी सचिन के साथ राम ऋषि पांडे, इंडिया वॉइस, कन्नौज, उत्तर प्रदेश। फिलहाल रिपोर्टर लाइव में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।